हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नंदराम फौजदार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मिरर। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की सेकंड बुक पैनोरामा के फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में जानेंगे। इस कहानी को भारत के तमिल लेखक रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें उनके उपनाम कल्कि से अधिक पहचाना जाता है। कहानी टाइगर किंग बाघ राजा की मृत्यु के रहस्य के बारे में है, जिसे कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है। प्रतिबंधपुरम नामक एक रियासत थी, जिसके महाराज जब भी दरबार में प्रवेश करते, उनका नाम बड़े ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता। महाराजा जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी, महाराजा अधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर पधार रहे हैं। बाघ राजा के जन्म के समय जब वो मात्र 10 दिन के थे, राज ज्योतिषियों को बुलवाया गया और उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह लड़का बड़ा होकर के वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज़, वीरों का वीर, एंड चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। लेकिन ये एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि इसको मरना पड़ेगा। तभी संयोग से वहाँ एक दैवीय चमत्कार हुआ और 10 दिन का बाघ राजा बोल उठा और कहा, विद्वान ज्योतिषियों, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमें आपकी इस भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी इस भविष्यवाणी में कोई अर्थ हो सकता है, तुम्हारी इस भविष्यवाणी में कोई बात हो सकती है, यदि तुम मेरी मृत्यु का तरीका बता सको तो। सभी ज्योतिषी आश्चर्यचकित हुए। मुख्य ज्योतिषी भी आश्चर्यचकित हुआ। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह बच्चा वृषभ काल में जन्मा है। वृष और बाघ एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए इसकी मृत्यु बाघ के कारण होगी। जैसे ही राजकुमार ने बाघ शब्द सुना, वो एकदम से घुर्राया और चिल्ला करके कहा, बाघो सावधान हो जाओ, और फिर चुप हो गया। उसके बाद राजकुमार के जीवन में और कोई घटना नहीं घटी और कोई चमत्कार नहीं हुआ। अब राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। वह एक इंग्लिश गाय का दूध पीता था। इंग्लिश आया के द्वारा उसका लालन पालन किया गया। इंग्लिश अध्यापक के द्वारा उसे अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षित और दीक्षित किया गया। वह सिवाय इंग्लिश मूवीज़ के और कुछ नहीं देखता था। और जब राजकुमार 20 वर्ष का हुआ तो उसे राजा बना दिया गया। इधर प्रतिबंधपुरम में ज्योतिषियों के द्वारा की गई भविष्यवाणी की चर्चा चलती रहती थी। लोग आपस में बतियाते रहते थे। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा एक पुरानी कहावत जानते थे कि आत्मरक्षा में एक गाय का वध भी किया जा सकता है, तो फिर एक बाघ का वध करने में, बाघ का शिकार करने में तो कोई बात नहीं थी। इसलिए महाराज अब बाघ के शिकार पर चले गए और जब उन्होंने अपने पहले बाघ को मारा तो वो अत्यधिक आनंदित हुए, अत्यधिक प्रसन्नचित हुए और उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया तथा कहा, ज्योतिषी महोदय, आपने तो कहा था कि हमारी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। देखिए, हमने बाघ को मार दिया है। अब बताइए, अब आपका क्या कहना है? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, अभी इसी तरह आपको 99 बाघ और मारने होंगे। और हाँ महाराज, जब आप 100वें बाघ का वध करो, जब 100वें बाघ को मारो तो बड़ी सावधान रहना। महाराज ने कहा, यदि हमने उसको भी मार दिया तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज, जितनी भी ज्योतिष पर पुस्तकें हैं हम उनको फाड़ देंगे, उनमें आग लगा देंगे, अपनी चोटी कटा लेंगे और इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। फिर क्या था, महाराज ने पूरे प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और घोषणा करवा दी कि महाराज के अतिरिक्त और कोई बाघ का शिकार नहीं करेगा, और यदि किसी ने किसी बाघ की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का दुस्साहस किया तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और उसके बाद वो अपने बाघों को मारने के अभियान में लगे रहे। कई बार उन्होंने खतरों का सामना भी किया। बंदूक का निशाना चूक जाता था, बाघ उन पर झपट पड़ता था और निहत्ते ही महाराज बाघ से लड़ते और हर बार महाराज की ही जय होती, महाराज ही जीतते। एक बार प्रतिबंधपुरम में ब्रिटिश अधिकारी घूमने के लिए आया
और उसने बाघ का शिकार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन महाराज ने शपथ ले रखी थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि अगर ब्रिटिश अधिकारी महोदय चाहें तो एक सूअर का शिकार कर सकते हैं, वो एक चूहे का शिकार कर सकते हैं, और यदि वो एक मच्छर का शिकार करने की इच्छा करें तो हम उसका भी प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन एक बाघ का शिकार नहीं, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। महाराज ने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका, इसलिए वो अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गए। अब तो महाराज ने अपने दीवान को बुलाया और आपस में मंत्रणा की तथा उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को खुश करने की योजना बनाई। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के लिए बेशकीमती रत्न जड़ित 50 अंगूठियां भिजवाईं। उन्होंने सोचा था कि ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी 1 या 2 अंगूठी का चुनाव करेगी और वापस भिजवा देगी, बाकी की वापस भिजवा देगी, लेकिन उसने सारी की सारी अंगूठियों को रख लिया। उन अंगूठियों की कीमत 3 लाख रुपए थी और इस प्रकार महाराज ने 3 लाख रुपए तो दिए, लेकिन अपने राज्य को खोने से बचा लिया। महाराज का बाघों का शिकार करने का अभियान चलता रहा और उन्होंने 70 बाघों को मार दिया। अभी भी 30 बाघ मारे जाने के लिए शेष थे। तब उन्होंने एक दिन दीवान को बुलाया और दीवान से कहा, दीवान महोदय, आप तो जानते हैं कि अभी 30 बाघों का मारा जाना और शेष है और हमारे इस प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ लुप्त हो गए हैं। इसलिए हमने विचार किया है कि हम एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह करें जिसमें बाघों की संख्या सर्वाधिक हो। आप इसके लिए आंकड़े जुटाएं। महाराज की आज्ञा का पालन किया गया। दीवान ने बहुत जल्दी ही ऐसे आंकड़े जुटा लिए और एक ऐसे राज्य का पता लगा लिया जिसमें बाघों की संख्या सर्वाधिक थी और राजा के योग्य एक राजकुमारी थी। राजा ने राजकुमारी से विवाह कर लिया और अब जब भी वो ससुराल जाते 4-5 बाघों को मार देते और इस प्रकार उन्होंने 99 बाघों को मार दिया। अब प्रतिबंधपुरम के राजमहल का मुख्य अतिथि गृह की जो दीवारें थीं वो 99 बाघों की खालों से सुसज्जित थी। एक बाघ और मिल जाता तो महाराज की गिनती पूरी हो जाती, लेकिन वो बाघ मिलना बड़ा मुश्किल था। तभी एक पहाड़ी के गांव में भेड़ों का गायब होना शुरू हो गया। गांव वालों ने पहले ये निश्चय किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन भेड़ों को कोई बाघ ही मार रहा हो, और जब उनको ये लगा कि हाँ ये काम बाघ ही कर रहा है तो वो दौड़ करके महाराज की तरफ आए और महाराज को ये खुशी भरा समाचार दिया। महाराज ने खुश होकर के कहा कि दीवान साहब, इस गांव की लगान को माफ़ कर दो, और वो शिकार पर निकल गए। महाराज ने जाकर के उस गांव के जंगलों में टेंट लगा दिया, शिविर लगा दिया। 3-4 दिन हो गए लेकिन वहाँ कोई बाघ नज़र नहीं आया। महाराज ने दीवान को बुलाया और कहा, दीवान साहब, इस गांव के लोगों ने झूठ बोला है, इस गांव की लगान को दोगुना कर दो। दीवान ने कहा, महाराज अगर लगान दोगुना कर देंगे तो ये लोग विरोध करेंगे। उसने कहा, यदि ऐसा हुआ तो हम आपसे आपकी नौकरी छीन लेंगे। अब तो दीवान चिंता में पड़ गया। दीवान को अचानक याद आया कि दीवान के घर में एक बूढ़ा बाघ बंद था। वो उसको रात के अंधेरे में गाड़ी में रख कर के ले गया और उसी जंगल में छोड़ दिया जहां महाराज शिकार करने के लिए गए हुए थे। अगले दिन वो बाघ घूमता हुआ महाराज के सामने आया। महाराज ने उसको देखा। महाराज खुश हुए। उन्होंने निशाना साधा और बाघ को मार दिया और उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि इस बाघ को बड़े ही सम्मान के साथ नगर में लाया जाए और इसका मकबरा बनाया जाए। लेकिन जब शिकारियों ने राजा के जाने के बाद देखा तो वो बाघ मरा नहीं था, वो जिंदा था। केवल गोली उसके कान से सट करके निकल गई थी और वो आवाज़ से बेहोश हो गया था। फिर शिकारियों में से एक शिकारी ने निशाना साधा और उस बाघ को मार दिया तथा राजा के कहने के अनुसार उसको नगर में जुलूस के साथ ले गए। अब राज्य चलता रहा। महाराज के बेटे का 3य जन्मदिवस आ गया। महाराज अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा सा उपहार देना चाहते थे, इसलिए वो बाज़ार गए। बाज़ार में कई दुकानों पर देखा लेकिन कोई भी अनुकूल उपहारों में नज़र नहीं आया।
अंत में उनकी नज़र एक लकड़ी के बाग पर पड़ी। उन्होंने उस बाग की तरफ देखा और उसको वहाँ से खरीद लिया। वो उसे अपने घर ले आए और उस दिन दोनों ही पिता पुत्र उस बाग के साथ खेले। वो बाग किसी अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उसमें से कुछ फांस निकली हुई थी और उन फांसों में से एक फांस राजा के हाथ में चुभ गई। महाराज ने उस फांस को अपने दूसरे हाथ से पकड़ करके निकाल दिया, लेकिन अगले दिन देखा तो उस हाथ में संक्रमण फैल गया था और संक्रमण इतना घातक हो गया कि उसमें मवाद बढ़ गई। उसने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सकों को बुलवाया गया और उन्होंने ऑपरेशन किया तथा ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल करके उन्होंने कहा, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ है, महाराजा मर गया है। और इस प्रकार महाराज का अंत हुआ, महाराज की मृत्यु हो गई। इस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद हम इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि एक राजा की सनक ने बहुत सारे निर्दोष जानवरों की जान ले ली, लेकिन जो होना होता है वो होकर के ही रहता है। और अंत में एक लकड़ी के बाग के कारण राजा की दर्द भरी मृत्यु हुई। इसलिए हम इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you like the video, please hit the like button. Do subscribe my channel and share the video so other can learn. Thank you. We meet in the next video. Till then, bye bye.